सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और 12th की सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th का, जो कि हमारे अब तक 3 पार्ट्स में हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब कंप्लीट इन द सेंस कि आपका सेक्शन सी तक कंप्लीट कर चुके हैं। हमने सेक्शन ए डिस्कस किया जिसमें एमसीक्यूज हैं 20 क्वेश्चंस विद द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्ड। उसके बाद हमने सेक्शन बी डिस्कस किया जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस का सेक्शन है, जिसमें 5 क्वेश्चंस हैं, बट हमारे पास 7 क्वेश्चंस चूँकि आते हैं वहाँ पे, क्योंकि इंटरनल चॉइस रहती है, तो हमने 7 के 7 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। इसके बाद हमारे पास सेक्शन सी हमने डिस्कस कर दिया है। सेक्शन सी जिसमें कि आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और इनफैक्ट आपको 6 क्वेश्चंस करने होते हैं, बट आपको 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस मिलती है। तो हमने टोटल 8 क्वेश्चंस वहाँ पे विद कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, बट आपको 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस मिलती है। तो हमारे पास टोटल 7 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम डिस्कस करेंगे इसका सेक्शन डी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है। 32 क्वेश्चन से लेकर के 35 तक का ये सेक्शन है, यानी 4 क्वेश्चंस टोटल इसमें होते हैं। आपको 2 क्वेश्चंस में यहाँ भी इंटरनल चॉइस मिलती है, तो टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चन है करने के लिए आपको, लेकिन एग्जाम में 4 ही क्वेश्चंस करने हैं। कोशिश करेंगे आपको इन 6 के 6 क्वेश्चंस में जो भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है उनको समझाया जाए, बताया जाए, बताने की कोशिश की जाए। तो चलिए सीधा मूव करते हैं हम अपने सेक्शन डी की तरफ। अगर आप अभी इस वीडियो पे हैं तो आप पहले जाकर के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखेंगे और तब इस पार्ट 4 पर आएंगे, जिसमें पार्ट 4 में हमारे पास सेक्शन डी डिस्कशन के लिए है। तो हम सीधा मूव करते हैं हमारे सेक्शन डी की तरफ। ये बोर्ड का ही क्वेश्चन पेपर है, किसी रीजन में पूछा गया है, तो आप ये समझ सकते हैं कि इसी तरह के क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आएंगे, जिन्हें आप करेंगे सॉल्व। तो ये देखिए, अब आपके पास ये हमारा पिछले सेक्शन का क्वेश्चन चल रहा था, तो ये हम इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। हमने 31 क्वेश्चन तक डिस्कस कर दिया था इससे पिछली वीडियो में। अब हम आज सेक्शन डी पर है। ये हमारा सेक्शन डी है, जिसका पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, जो कि कुछ ऐसा है। A line is drawn parallel to one side of triangle to intersect other two sides at distinct points. Prove that the other two sides are divided in the same ratio. तो ये बीपीटी है, सिंपल बीपीटी का स्टेटमेंट है। तो बीपीटी आपको प्रूव करनी है, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो मैं पहले भी मेरी वीडियोस में कई बार इस थ्योरम का डिस्कशन कर चुका हूँ, लेकिन फिर आपको बताता हूँ किस तरह से आप इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 क्वेश्चन हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल बना लेना है इसमें। तो हम एक ट्रायंगल लेते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ऐसा समझ लीजिए। अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, तो एक हम पैरेलल लाइन भी यहाँ से ले लेते हैं। इतनी चीज़ें हमको इसमें गिवन होती हैं। एक ट्रायंगल है ए बी सी, और हमारे पास ये जो पी क्यू है, दिस इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन करें तो आपको सबसे पहले लिखना होता है गिवन, क्योंकि यह थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं आप। तो गिवन में आपके पास क्या है, ए ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ लिखेंगे आप इन ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, ये आपको गिवन है। फिर आपको लिखना होता है टू प्रूव, क्या प्रूव करना है। टू प्रूव लिखिए, और आपको बोला है कि द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये आपको प्रूव करना है। इसके बाद आप करते हैं कंस्ट्रक्शन। तो इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में आप क्या क्या करने वाले हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। कंस्ट्रक्शन में आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे डालेंगे, परपेंडिकुलर, और यहाँ Q से एक परपेंडिकुलर इस साइड पे डालेंगे ये। तो हम इसको M लिख देते हैं, इसको N लिख देते हैं, और आप इनको ज्वाइन कर लेंगे, PQ को BQ को और CP को। ये आपका कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में आपको यही लिखना है, ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू AC, QN perpendicular to AB and join BQ and CP, ये आपका कंस्ट्रक्शन होगा।
इसके बाद आप प्रूफ करेंगे सीधा। तो अब आप उसका प्रूफ देखिए कैसे इसको हम करते हैं। तो सिंपल शुरू करते हैं। एरिया ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ट्रायंगल BPQ। अब आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ है एरिया। APQ जो ट्रायंगल है, जो आप ऊपर देख पा रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल, इसमें जब आप देखेंगे तो आपका बेस AP है और परपेंडिकुलर QN है। तो ये है हाफ बेस AP इंटू परपेंडिकुलर QN। तो ये अपना एरिया ट्रायंगल APQ हो गया। अब जब BPQ का एरिया देखेंगे तो 1/2 BPQ है ये वाला ट्रायंगल। तो इसको हम थोड़ा सा शेड करते हैं आपके लिए, तो आपको ये दिखेगा कौन से ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली ट्रायंगल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, BPQ। ये है, ये ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ कि ये ट्रायंगल हमारा है यहाँ पे। तो BPQ के लिए बेस BP है और परपेंडिकुलर यही रहेगा, क्योंकि ऑब्ट्यूस है तो इसका परपेंडिकुलर बाहर है, तो QN ही रहेगा। इससे हमें क्या फायदा होगा, देखिए QN आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास केवल AP अपॉन BP बचेगा, जो कि आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। सिमिलरली आप लिखेंगे, सिमिलरली अब दूसरी तरफ से भी हम दो ट्रायंगल्स लेते हैं। सिमिलरली एरिया ट्रायंगल APQ अपॉन, इधर से लेंगे CQP, एरिया ट्रायंगल CQP इज इक्वल टू, अब APQ का जो एरिया है, जो ऊपर ट्रायंगल है, उसका बेस बदल देते हैं। हाफ AQ हमने बेस ले लिया और PM हमने परपेंडिकुलर ले लिया। तो ये वाला परपेंडिकुलर लेंगे और ये बेस ले लेंगे। तो ये हमने PM बेस परपेंडिकुलर ले लिया अपॉन 1/2। नीचे से आपको दूसरा ट्रायंगल दिखाता हूँ। अब हम दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, जिसको मैं अभी ग्रीन शेड कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये ट्रायंगल दिखे, जिसका बेस है QC और परपेंडिकुलर तो PM ही रहेगा। QC इंटू PM आपका कैंसिल हो गया, हाफ आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको मिल गया है AQ अपॉन QC। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो जाती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आप पहले फॉर्म कर देते हैं इसमें एरिया ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करके। अब आपको देखना होता है कि ट्रायंगल, अब आप लिखेंगे सिंस ट्रायंगल BPQ एंड CQP, देखिए ये दो ट्रायंगल, जो एक इधर से शेड है, इधर से शेड है, ये सेम बेस पर है, जो कि बेस है PQ, आर ऑन दी सेम बेस PQ and between same parallels, पैरेलल कौन से हैं, PQ एंड PC। तो हमने पढ़ा हुआ कि जब दो ट्रायंगल सेम बेस पर हों और बिटवीन सेम पैरेलल हों तो उनके एरियाज इक्वल होते हैं। देयरफॉर एरिया BPQ इज इक्वल टू एरिया CQP। ये आपकी तीसरी इक्वेशन बन गई। अब आप ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन में यहाँ BPQ है, यहाँ CPQ है, ये दोनों इक्वल है, ये APQ है, ये PQ है, तो यानी पूरा लेफ्ट साइड आपका इक्वल हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन एक साथ लेते हैं। ये यहाँ इक्वल है, ये BPQ और CPQP है, जो कि यहाँ से इक्वल हो गए, तो ये पूरा लेफ्ट साइड इक्वल हो गया, तो राइट साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो फ्रॉम 1 2 3 आप सीधा लिख देंगे AP अपॉन BP। ये देखिए, ये आपको यहाँ वापस मैं दिखाता हूँ, AP अपॉन BP ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसी साइड का रेशियो ये आ गया आपका। तो AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये आपकी PPT प्रूफ हो गई, हैंस प्रूव्ड। यही आपसे इसमें प्रूफ करने को कहा गया। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, हमारी पिछली वीडियोस में भी कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, BPT का प्रूफ। तो ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है आपका बेसिक में भी और स्टैंडर्ड के लिए भी, तो ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका BPT का प्रूफ आपको बताया मैंने। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 32 हमने डिस्कस किया है।
ये हमारा 32 क्वेश्चन हो गया। लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में आपके पास चॉइस भी है, तो हम दोनों क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का हाइट्स एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन मैं पहले भी मेरी वीडियोस में कई बार डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ में। फिर इसको हम डिस्कस करते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। जब बार बार आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने किया हुआ है, तो ये मेरे लिए आसान है। The angle of elevation of top of tower 24 meter high from the foot of another tower in the same line is 60 डिग्री। तो एक 24 मीटर हाई टावर है जिसका एलिवेशन टॉप का किसी दूसरे टावर के फुट से 60 है। The angle of elevation of the top of second tower from the foot of first tower is 30 डिग्री। तो अब आप ध्यान से देखिए कि आपके पास दो टावर हैं अलग अलग हाइट के, क्योंकि एंगल डिफरेंट बन रहा है तो इसका मतलब हाइट तो दोनों की डिफरेंट है। एक यहाँ बना लेते हैं और एक हम यहाँ पे बनाते हैं। ये देखिए दो टावर हमारे पास हैं ये, और इनके फुट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, और यहाँ पर भी हम ज्वाइन कर देते हैं इनके टॉप्स को। अब हमने क्या किया, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला वैसे वैसे कर लेते हैं। The angle of elevation of top of 24 मीटर हाई टावर, तो ये 24 मीटर वाला तो ये है, इसकी हाइट है 24 मीटर। फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर, इसके फुट से हमें इसके टॉप को देखना है, मतलब यहां से आपने इसके टॉप को देखा, ये एंगल हमें दिया हुआ 60 डिग्री। ये पहला पार्ट हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द सेकंड टावर, ये सेकंड टावर है, ये मतलब हमारा फर्स्ट टावर है और ये हमारा सेकंड टावर है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ सेकंड टावर, इसके टॉप का एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर, फुट ऑफ द फर्स्ट टावर से 30 है, तो यानी यहां से भी देखा आपने इसके टॉप को, तो ये एंगल आपके पास है यहाँ पे 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। तो ये इस तरह की सिचुएशन है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स, यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस पता करनी है एक तो हमें, यानी ये डिस्टेंस कितनी है इसको हम x मान लेते हैं, तो यहाँ भी हम x लिखेंगे। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स एंड द हाइट ऑफ द अदर टावर, यानी इस वाले की हाइट भी हमें पता करनी है जो कि h मान लेते हैं हम लोग। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ वायर अटैच टू द टॉप ऑफ बोथ द टावर्स, अब दोनों के टॉप को अटैच करने वाली एक वायर की लेंथ भी इसमें पूछी है फाइनली लास्ट में, जो हम आखिर में करेंगे। पहले हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आखिर में हम ये भी निकालेंगे। ये इसको मैं थोड़ी देर के लिए y लिख देता हूँ यहाँ पे, जस्ट मिनट, ये हम करके इसको हम लिख लेते हैं y, ये भी हम निकालेंगे। तो पहले अब आपको मैं एक एक ट्रायंगल करके लेके चलता हूँ, तो हम एक एक ट्रायंगल करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए कि ये हमारे पास अगर h है तो ये भी हमारे पास h ही है इतना, और ये वाला जो हिस्सा है ऊपर का, ये वाला हिस्सा मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 24 माइनस h हो जाएगा, क्योंकि पूरा 24 है उसमें से h निकाल दीजिए आप, ये वाला हिस्सा हो जाएगा। तो हम नेमिंग कर लेते हैं अपने ट्रायंगल की, A B C D E, ये हमारी नेमिंग हो गई। तो इसी से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसी ट्रायंगल को ले लेते हैं, इसी को भी ले लेते हैं, पहले इसको ले लेते हैं। चलिए इस ट्रायंगल को हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी जस्ट मिनट, हम इसको थोड़ा सा हटाएं एक बार, इसको नहीं, हम लेंगे इस वाले ट्रायंगल को सबसे पहले, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, उसको लेके अभी कुछ फायदा नहीं है, वो बाद में लेंगे। इस ट्रायंगल को जब हम लेंगे, इसमें हम tan 30 लगाते हैं, तो tan 30 इज इक्वल टू, ये h है और ये x है, तो h अपॉन x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस इम्प्लाइज tan 30 की वैल्यू है √1/√3, तो ये हो गया h अपॉन x। दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू h√3 यहाँ से आपको मिल गया। ये कौन सा ट्रायंगल लिया आपने, इन ट्रायंगल आप चाहे तो यहीं लिख भी सकते हैं, ये आपने लिया CDE। अब हम लेंगे दूसरा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा वाला ले लेते हैं, ये वाला पूरा ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल
ACD, इसमें हम लगाएंगे tan 60 क्योंकि इसमें 60 डिग्री का एंगल है यहाँ पे। तो ये है 24/x, तो ये पूरा 24 है अपॉन x है। दिस इम्प्लाइज tan 60 होता है √3, ये है 24/x। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x = 24/√3। ठीक है, ये x इस x को हम यहाँ डाल देते हैं। तो x की वैल्यू तो आपको चाहिए थी इसमें, x की वैल्यू हमने निकाल दी। इसको अगर हम रेशनलाइज कर देते हैं तो ये √3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे, तो ये 24√3/3 हो जाएगा, जो कि 8√3 हो जाएगा मीटर। तो एक आंसर तो आपका यही हो गया इसमें, 8√3 मीटर। ये आपका एक आंसर हो गया। ये भी आपसे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन दी टू टावर्स, यानी ये पूछा है आपसे। फिर आपसे h पूछा है, तो h हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो हमारे पास है क्या, x = h√3, दिस इम्प्लाइज h = x/√3। तो x की वैल्यू हमारे पास है जो कि है 8√3/3, √3 कट गया तो ये आपका 8 हो गया। दिस इम्प्लाइज हाइट ऑफ सेकेंड टावर इज 8 मीटर। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। तीसरे आंसर के लिए आपको मैंने कहा था ये वाला ट्रायंगल हमें जरूरत पड़ेगी, और चाहे तो आप ट्रायंगल को यूज करें, नहीं तो आप सीधा जो है इसमें पाइथागोरस भी लगा सकते हैं। ट्रायंगल में ही पाइथागोरस लगा देते हैं, चलिए, हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज ही नहीं करते इसमें। तो अब हमारे पास देखिए ये है y निकालना है हमने। तो y निकालना है तो इस वाले ट्रायंगल में, यानी इन ट्रायंगल ABE यूजिंग पाइथागोरस लगाते हैं। तो y² = AB का स्क्वायर जो कि 24 - h है प्लस x²। इसे सॉल्व कर लें, इससे आपको उस वायर की लेंथ भी मिल जाएगी। तो y² h आपके पास 8 है, तो 24 - 8 का स्क्वायर प्लस x आपके पास क्या है, 8√3 का स्क्वायर। तो ये 16² प्लस ये 8 × 8 = 64 × 3, तो ये 256 प्लस ये हो गया 3 × 4 = 12, 3 × 6 = 18 और 1 19। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, 6 और 2 8, 9 और 5 14, 1 2 1 3 4 4 8। तो y यहाँ से आपको मिलेगा √448। चाहे तो आप इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करके देख लें, क्या कितना बाहर निकाल सकते हैं रूट इसमें से। इसके लिए हमें इसको फैक्टर करके देखना पड़ेगा। 2 2 4 224, 1 1 2 112, 2 5 and 2 6 56, 228 तो यहाँ पे देखिए इसके अलावा थोड़ा सा और इसको करते हैं फैक्टराइज, मतलब इसको आपको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। 2 14 2 7 तो आप 1 2 3 2s बाहर कर सकते हैं। 2 2 4 2 8, यू कैन राइट 8√7 मीटर। ये आपका पूरी इसकी लेंथ हो जाएगी, किसकी, जो केबल आपको अटैच करनी है दोनों के टॉप पर। तो ये अब आपका क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो गया। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपने समझना है किस तरह से हमने इसे सॉल्व किया। तो इस पूरे क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की। इस तरह का क्वेश्चन आपसे ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा जाना है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। अब हम इसका दूसरा भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि 2 हमें मिले हैं, इसी के साथ ही हमारे 2 क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। इसका और वाला पार्ट भी आप देखिए कैसे है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, कई बार ये पूछा गया है, तो और बोर्ड एग्जाम में ही चूंकि आया है तो ये फिर से प्रोबेबल है। खासतौर पर स्टैंडर्ड के पेपर में तो ये मोस्ट प्रोबेबल है। A spherical balloon of radius r subtend an angle of 60 degree at the eye of an observer। इसमें क्या है कि इसमें आपके पास एक, ये बी पार्ट हम कर रहे हैं, एक बैलून है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक बैलून ले लेता हूँ कुछ इस तरह से। ये हमारे पास बैलून है और ये किसी ऑब्जर्वर की आई पर एंगल सबटेंड कर रहा है। तो ये कुछ हमें कुछ ऐसे दिखाना पड़ेगा, ये ऐसे कुछ एंगल सबटेंड करेगा। ये देखिए, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और इस तरह से ये यहाँ पे सबटेंड किया। यहाँ पे इसका सेंटर है, जहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन लेते हैं
कोशिश करते हैं इसको यहाँ से इंटरसेक्ट करा दें और फिर इसके बाकी के हिस्से को हटा दें। ये लीजिए, ये फिगर बना दिया। और यहाँ से भी इसको हम लाइन से ही करेंगे। ये हम पहले हटा लेते हैं, देन वी यूज अगेन अलाइन। सेंटर से भी ये क्वेश्चन फिगर कुछ इस तरह से बनना है, ये आपने देखना है। ओके, अब क्वेश्चन पढ़िए दोबारा से। स्पेरिकल बैलून ऑफ रेडियस आर, आर है इसका रेडियस, ये इसका रेडियस हो गया। मैं इसको डिफरेंट कलर से कर दूं तो आपको ये दिखेगा। ये इसका रेडियस हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, दिस इज रेडियस आर, यही हमको बोला गया है। सबटेंड एंगल 60 डिग्री एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर, ये पूरा सबटेंड जो कर रहा है एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, जिसमें से ये हिस्सा 30 और ये हिस्सा भी 30 हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वली इंक्लाइंड होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। और ये टेंजेंट का काम करेगा, तो यहाँ पे एंगल 90 भी होगा। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। इस पॉइंट को P मान लेते हैं, इसे A मान लेते हैं, ये O है, ठीक है, और इसे B मान लेते हैं। तो ये PB जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू OB। रीजन है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये आपको मालूम है। तो इतनी बात ये हो गई। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज 45 डिग्री फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से जो एलिवेशन है इसके सेंटर का, ये सेंटर है, तो ये वाला जो एंगल है इतना, यहां से लेकर यहां तक, ये 45 डिग्री है, ठीक है। देन प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बैलून, यानी जो हाइट है सेंटर की ग्राउंड से, यानी ये h मान लेते हैं, इज √2 टाइम्स इट्स रेडियस, इसके रेडियस का √2 टाइम्स है, ऐसा हमें बोला गया है। अब हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व करेंगे, यानी हमें जो प्रूफ करना है वो है h इज इक्वल टू √2 टाइम्स r, यानी इस क्वेश्चन में आपको कुछ निकालना नहीं है, प्रूफ करना है। तो आप सबसे पहले इसमें इस ट्रायंगल को यूज करिए, ये वाला ट्रायंगल जिसमें 30 डिग्री का एंगल है, और इसमें साइन थीटा का यूज करेंगे। तो इन ट्रायंगल PBO यूजिंग साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब जब साइन करेंगे तो ये आपका उस समय बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे बना हुआ है, तो इसके ठीक सामने ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर है OB, हाइपोटेन्यूज है PO। दिस इंप्लाइज साइन 30 है 1/2 इज इक्वल टू OB अपॉन PO। दिस इंप्लाइज PO इज इक्वल टू 2 टाइम्स OB। इस तरह से ये हो गया। अब आइए इसके दूसरे ट्रायंगल में। अब आपने ये पूरा ट्रायंगल यूज करना है जो यहाँ पे दिख रहा है हमको, यानी इन ट्रायंगल POA 1045 इज इक्वल टू, अच्छा 10 नहीं यूज करते हैं इसमें भी, 10 यूज करके कोई फायदा नहीं, बेस हमारे पास है नहीं, तो इसमें भी हम साइन ही यूज करेंगे। तो साइन 45 इज इक्वल टू दिस OA परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे 90 है तो हाइपोटेन्यूज सामने है OP या PO। दिस इंप्लाइज साइन 45 की वैल्यू है 1/√2 इज इक्वल टू OA, OA आपका H है और PO आप निकाल चुके हैं, जो कि ट्वाइस ऑफ OB है, यानी ट्वाइस ऑफ R है, यानी 2R यहाँ लिख देंगे। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2R अपॉन √2, √2 से आपका 2 कट जाता है √2 टाइम्स, तो दिस इंप्लाइज H इज इक्वल टू √2R। सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है, बट अगर आप फिगर सही बना पाएंगे तो ही आप इसका आंसर ठीक से दे पाएंगे। तो ये आपका सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का इस तरह से सॉल्व होना है। तो ये 5 नंबर का दूसरा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। तो हमने 33rd क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिया है। तो 34th क्वेश्चन को देखते हैं क्या है 34 क्वेश्चन। ये हमारा 34th क्वेश्चन है, यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए, ये अब आपके एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स से आपका क्वेश्चन आ गया। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ऑल्सो फाइंड मेजर सेगमेंट। दोनों सेगमेंट के एरियाज आपसे पूछे हैं, तो ये बहुत सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप एक सर्कल ले लें,
क्वेश्चन नंबर 34। एक सर्कल है आपके पास में, एक सर्कल हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है, इसका हमें एक कॉर्ड दिया है, कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14। तो कोई एक कॉर्ड यहाँ पे ले लेते हैं। ये हमारे पास, जस्ट मिनट, इसको हम इससे ड्रॉ कर लेंगे तो ठीक रहेगा। ये हमारे पास एक कॉर्ड है, यहाँ पे इसका कहीं सेंटर होगा, तो इस सेंटर से इसको ज्वाइन कर देते हैं। क्योंकि हमें एंगल भी दिया हुआ है, एंगल बोला है कि 60 बन रहा है यहाँ पे। ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। ये वाला हिस्सा अब मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास जो नीचे का हिस्सा है ये माइनर सेगमेंट है, जिसका एरिया हमसे पहले पूछा गया है, और मेजर सेगमेंट का एरिया भी हमसे पूछा है। ये हमारा एक सेगमेंट हो गया। दूसरे सेगमेंट का भी एरिया हमसे पूछा हुआ है इसमें, ठीक है, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे देखना है हमने, रेडियस हमें दिया हुआ है 14, तो ये 14 है, ये 14 है, और यहाँ पे देखिए ये 60 डिग्री का एंगल है, तो जाहिर सी बात है ये भी 60 का ही होगा और ये भी 60 होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आइसोसेलेस तो होता ही है, तो अपोजिट एंगल तो इक्वल ही रहने हैं। ये 60 हो गया, तो ये सारे ही 60 हो गए, तो ये भी 14 ही आपकी साइड है, ऐसा आपको यहाँ पे समझ लेना है। तो अब आपको सिंपल सा क्या करना है कि एक तो एरिया सर्कल निकाल लेना है सबसे पहले। एरिया ऑफ सर्कल अगर देखें पूरा, वो है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यानी ये है आपका 22/7 इंटू 14 इंटू 14। ये काट लीजिए आप। सो दिस इज 22 इंटू 28। सो 28 2 जा 56, 56 और 5 616। ये तो आपका पूरे सर्कल का एरिया है जो हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। अब हम निकालते हैं इस माइनर सेगमेंट को। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस ट्रायंगल। अब यहाँ पे तो इक्विलेटरल है, तो हम इक्विलेटरल का लगा देते हैं, √3/4 साइड स्क्वायर। साइड यहाँ पे आर ही है, यानी आर स्क्वायर। सो लेट अस सिंप्लीफाई दिस। 22/7 इंटू आर है 14 इंटू 14 इंटू थीटा है 60 अपॉन 360 माइनस √3/4 इंटू 14 जो कि रेडियस है। अब आपकी सिंपल कैलकुलेशन का ही काम है। अगर आप ठीक से कैलकुलेट करेंगे तो आप ये आसानी से इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे करेक्टली। 7 2 जा यहाँ हो गया, 60 से 6 टाइम्स कट गया, 2 से 3 टाइम्स कट गया, इतनी चीज़ें तो यहाँ पर हो गई। तो अब आपके पास बचा क्या? 22 बचा इंटू 14 बचा अपॉन, तो आपके पास केवल 3 बचा, माइनस √3/4 इंटू 14 इंटू 14। यहाँ भी आप 2 से काट सकते हैं, 2 7 जा, फिर इस 2 से भी काट सकते हैं, 7 जा। तो ये अब आपका फाइनली कितना आ जाता है देख लेते हैं, 22 इंटू 14। अच्छा, यहाँ पे आपको देख लेना है कि आपको √3 की वैल्यू दी है क्या, नहीं दी है तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 14/3 माइनस 7 7 जा 49 √3। कुल मिला के ये हो जाता है अब आपका, इसको भी आप अगर मल्टीप्लाई कर दें, 22 इंटू 14, इसको भी हम मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। 14 2 जा 28, 14 2 जा 28 और 30, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, 47 √3 अपॉन 3। इतना आपका ये आ गया। अब इसमें नॉर्मली होता ये है कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको दे देते हैं वैल्यू किसकी, √3 की, तब आप इसको थोड़ा करेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे हम, ये क्वेश्चन पेपर में आपको दिया रहता है, तो 147 इंटू 1.73 डिवाइडेड बाई 3, इसको आप यहाँ पे निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको हमको थोड़ा सा करना पड़ेगा कैलकुलेशन, देख लेते हैं क्या है। 147 है और 1.73 है, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 7 जा
21, 3 4 जा 12, 14, 3 1 जा 3, 1 4, 7 से करें 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 28 और 4 32, 3 7 1 जा 7 और 1 3 10, 1 से करेंगे तो 1 आपका 7 4 1, कुल मिला के 1 यहाँ आ गया, 9 4 13 हो गया, 5 2 7 7 7 14, 1 5 2 डेसिमल है 2 प्लेस पर, तो ये आ रहा है कुछ इतना 308 माइनस 254.31 डिवाइडेड बाई 3। अब आप सब्ट्रैक्ट भी कर ले, अब इतना कर लिया आपने, तो 308.00 इसमें से 254 माइनस 31 कर लेते हैं, तो ये 10 से 1 9 हो गया, 9 से 6 हो गया, यहाँ पे 7 बचा, 7 से 4 3, 10 से 5 5 और ये 53, तो यानी 53.69 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 2 23, 3 7 जा 21, 2 26, 3 8 जा 24, 2 29, 3 9 जा 27, अप्रॉक्सीमेटली इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये माइनर सेगमेंट का एरिया हो गया। अब इसके बाद आपसे पूछा है कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो सर्कल माइनस, अगर सर्कल में से इसको माइनस करें तो मेजर सेगमेंट यानी जो ऊपर का हिस्सा है वो पूरा ही आ जाएगा, जो कि 616 हमारा सर्कल का एरिया है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी हम इसमें लिख सकते हैं, मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया सर्कल माइनस एरिया माइनर सेगमेंट, ये आपने लिखना चाहिए, स्टेटमेंट लिखेंगे। उसके बाद 616 माइनस 17.89, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 616.00 और यहाँ से 17.89, 10 से 9 1 हो गया, 9 से 8 1 हो गया, 0.5 15 से 8 7 8 हो गया, ये 0 10 से 1 9 हो गया और ये 5 हो गया, ये अब आपके पास आ गया 598.11 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का आपने सॉल्व करना है। ये अब आपका क्वेश्चन नंबर 34 हमने डिस्कस कर दिया। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया, तो इसको आप जब तक कैलकुलेशन खुद आपको करनी है और देखना है कि किस तरह से आप करेक्ट सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। ये अब आपका 34th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं 35th क्वेश्चन। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 35 में भी दो पार्ट है हमारे पास, दोनों ही हम डिस्कस कर लेंगे। एपी का क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू 17th टर्म, तो A11 अपॉन A17 इज इक्वल टू गिवन है 3/4, यहाँ से इतना मिला आपको। तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे, A11 का मतलब क्या है पहले वो देख लीजिए। A11 का मतलब है A + 10D, क्योंकि A + n - 1 × D होता है, और ये है A + 16D, A + 17 - 1 यानी 16D इज इक्वल टू 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो सॉल्व कर लेते हैं। 4 से मल्टीप्लाई किया 4A + 40D इज इक्वल टू 3A + 16 3 जा 48D। 3A को इधर शिफ्ट करेंगे तो 4A - 3A इज इक्वल टू 48D - 40D। दिस इम्प्लाइज क्या मिल जाता है हमें, A इज इक्वल टू 48 में से 40 गया आपका, तो 8D आपको यहाँ से ये रिलेशन मिल गया, किसमें से, फर्स्ट वाले में से, 11 और 17 के रेशियो से। फाइंड द रेशियो ऑफ 55th टर्म टू 21st टर्म ऑफ द सेम AP। तो यहाँ से पूछा है A5 अपॉन A21 बताइए कितना होगा। तो A5 का मतलब है A + 4D और A21 का मतलब है A + 20D। A की वैल्यू क्या है 8D, तो 8D डालते हैं, 8D + 4D डिवाइडेड बाई 8D + 20D। सिंप्लीफाई करें तो 8 4 12D डिवाइडेड बाई 28D, 8 और 4 12 28। अब देखिए ये आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 3 जा एंड 4 7 जा, तो ये 3/7 यहाँ से आ गया आपका इसका आंसर
A5:A21 इज इक्वल टू 3:7। एक पार्ट तो ये सॉल्व हो गया इसका। फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू दैट ऑफ 21 टर्म्स। सम का भी रेशियो हमें पूछा है इसमें, तो सम का रेशियो भी करते हैं 5 टर्म्स का 21 टर्म्स के साथ, यानी S5 अपॉन S21 भी पूछ रखा है। तो ये क्या है, ये है 5/2। अब यहाँ फॉर्मूला लगाइए, 2A 2 इंटू A प्लस n-1 इंटू डी, यानी 5 - 1 इंटू डी यानी 4D। सिमिलरली नीचे n/2 2A प्लस 21 है तो ये 20D आ जाएगा। वही कैलकुलेशन है, कुछ नया नहीं करना है, वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी हैं, आपको डालनी है। तो ये 2 कट जाएगा, 5/21 आपका बाहर से है, अंदर आप सॉल्व कर लेंगे। 2A, A की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 8D है, तो 2 इंटू 8D प्लस 4D, 2 इंटू 8D प्लस 20D, ये लिख लेंगे आप। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 5/21 पहले से है, ये 16 हो गया, 16 प्लस 4 20D ऊपर आ गया, 16 प्लस 20 ये 36D हो गया, यहाँ आ गया, D कट गया। अब देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये आपका 2 से 2 10 जा, 2 18 जा, और किससे काटना है, और 2 से कट लेते हैं, 2 9 जा, 2 5 जा एंड 2 9 जा। अब आपके पास ये आ गया 5 इंटू 5 अपॉन 21 इंटू 9। तो ये आपका 25 अपॉन 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, कुछ इस तरह से ये आ जाएगा। तो सम का भी आपको रेशियो पता कर लेना है फर्स्ट 5 टर्म्स का 21 टर्म्स के साथ में। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। तो एक तो ये हो गया, इसको हम अप्रेज करते हैं, इसका बी पार्ट भी हम डिस्कस कर लेते हैं, कैसे बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो लेट अस सी दी, ये हम हटा देते हैं पहले। ओके, अब हम सेक्शन डी का आखिरी क्वेश्चन, यानी हमारा जो आज का 6th क्वेश्चन है समझ लीजिए, क्योंकि हम 4 क्वेश्चन ही करने होते हैं, बट हमारे पास चॉइस में 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते हैं, तो हमने वो दोनों ही डिस्कस किए हैं। तो 35 का बी पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। 250 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 250 लॉग्स जो हैं, लकड़ी के जो लॉग्स होते हैं, उनको हमने स्टैक किया है। 22 लॉग्स इन द बॉटम रो, सबसे नीचे आपने 22 रखे हैं, यानी ए आपका 22 हो गया बॉटम रो। 21 इन द नेक्स्ट रो, यानी आपका A1 हो गई है, फिर A2 आपका 21, A3 आपका 20 एंड सो ऑन, यानी आपकी जो AP बन रही है 22 21 20 एंड सो ऑन, इस तरह से बन रही है। हाउ मेनी रोज आर 250 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो, यानी कितनी रोज में ये 250 लॉग्स जो हैं लगेंगे, ये पूछा आपसे। ठीक है, यानी सारी टर्म्स का सम जो है वो आपका कितना है, 250 है, ये आपसे कहा गया है। तो अब आप सिंपल एपी की तरह इसको सॉल्व करेंगे। ए आपका 22 है फर्स्ट टर्म, डी निकालिए जो कि 21 माइनस 22 दैट इज -1 हो जाएगा। ठीक है, और आपको एस एन आपको दिया हुआ है कि एस एन जो है वो कितना है, 250 है। इसे आप सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला होता है n/2, 2a, ए कितना है 22 प्लस n-1 इंटू डी कितना है -1 इज इक्वल टू 250। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपको करते जाना है। तो n/2 44 माइनस n, ये देखिए -1 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -n एंड +1 इज इक्वल टू 250। 2 को उधर पहुंचा देते हैं और n को अंदर लेके जाएंगे, तो n इंटू 45 हो गया, माइनस n इज इक्वल टू 500, यहाँ हो गया 2 यहाँ चला गया, 250 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 45n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 500। अब एक क्वाड्रिक इक्वेशन बनने वाली है, उसको सॉल्व करेंगे। तो ये होगी n स्क्वायर माइनस 45n
सब उधर शिफ्ट कर रहे हैं, स्क्वायर भी इधर गया पॉजिटिव हो गया, ये उधर गया, तो प्लस 500 इज इक्वल टू 0। अब 500 के आपको फैक्टर्स करने हैं सो दैट यू गेट 45। तो ये 50, 50 और 5 अगर आप करेंगे तो ये 250 आएगा। नहीं, इससे नहीं होगा, तो हमें फैक्टर्स देखने पड़ेंगे इसके क्या होंगे। तो 20 और 25 अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 500। यस, ये फैक्टर्स हो जाएंगे। तो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 20n प्लस 500 इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए, n कॉमन, n माइनस 25 माइनस 20 कॉमन, n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स आ गए, n माइनस 25 एंड n माइनस 20। n की दो वैल्यूज पॉसिबल लग रही हैं अभी, एक 25 और 20। तो अब आपको ये देखना है कि कौन सी वैल्यू पॉसिबल है इसमें से। तो अब आप देखें कि अगर लास्ट रो 25th रो होती है तब क्या होगा, आपको अभी पता चल जाएगा। कैसे मैं बताऊं कि इसमें से कौन सी वैल्यू हमें लेनी है। हमें देखिए क्या बोला है, हाउ मेनी रोज आर देयर 250 लॉग्स आर द 250 लॉग्स प्लेस एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। यानी टॉप रो में कितनी लॉग्स होंगे ये भी आपने पता करना है। तो बहुत सिंपल तरीका है इसको चेक करने का कि इसमें से कौन सी वैल्यू हमारी सही है। अगर n 25 है, 25 रोज है, तो a 25 हमें पता चलना चाहिए कितना होगा, a प्लस 24d होगा। a है 22 प्लस 24b है -1, तो ये आ रहा है 22 माइनस 24 जो कि -2 नॉट पॉसिबल। नेगेटिव में तो लॉग्स हो नहीं सकते, पीसेस खत्म हो गए इसका मतलब पहले ही। तो इसलिए n इज इक्वल टू 25 इज नॉट पॉसिबल। ये हमारी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो सकती। इसका मतलब a20 होना चाहिए। a20 मतलब है a प्लस 19d। a है हमारे पास 22 प्लस 19 इंटू -1 करेंगे तो 22 माइनस 19 जो कि हो जाएगा 3। यानी 3 लॉग्स जो हैं वो लास्ट रो में रहेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आप देयर आर 3 लॉग्स इन दी लास्ट रो। ये आपको लिखना भी है, बताना भी है। इस तरह से आपका यहाँ पे आंसर भी आपको मिलेगा। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। तो 20 ही आपका पॉसिबल है। तो पहला आंसर आप दे देंगे, देयरफॉर n इज इक्वल टू 20, देयर आर हाउ मेनी रोज 20 रोज। 20 रोज वहाँ पे लॉग्स की लगी हुई हैं। 20 रोज में जो आखिरी रो है उसमें आपके 3 लॉग्स हैं, ये भी आपने बता दिया। इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हुआ। ये हमने आज पूरा अपना सेक्शन डी डिस्कस किया है। आपने देख लिया है सेक्शन डी को, किस तरह से हमने इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका केस बेस्ड क्वेश्चंस का सेक्शन करेंगे। तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से समझ में आ रही होंगी और आपको जब एग्ज़ाम में आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएंगे। और ये तब आपको हेल्प करेगा जब आप इन क्वेश्चंस को मेरे साथ बैठकर कर रहे होंगे और एक एक स्टेप को समझ रहे होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर स्टेप पे आपको जो भी कैलकुलेशन है या जो भी चीज़ें हैं वो करके दिखाई जाए, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से हमारा सॉल्यूशन फाइनली आपको मिल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।